जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स। इससे पहले के सेशन में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लाज्मा इनको डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम करेंगे प्लेटलेट्स। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करिए और डायरेक्टली प्लेटलेट्स भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जनरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को एक और नाम है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे सर? थ्रोम्बोसाइट्स। आप प्रीवियस क्लास को याद कीजिए, जैसे डब्ल्यूबीसी को हम लिम्फोसाइट्स कहते थे। लिम्फ मीन्स वाइट था, साइट्स मीन्स सेल होता है। उससे पहले आरबीसी को हमने बताया था कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इरिथ्रो मीन्स रेड होता है। वैसे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखना? थ्रोम्बो, थ्रोम्बो से थंब सा निकल का आता है। एक वर्ड आता है माइंड पे, थंब। थ्रोम्बो से थंब। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? ये ब्लड क्लोटिंग करता है। ब्लड क्लोटिंग जब करेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? थम जाएगा ना। थम जाएगा तो आप इससे लिंक कर सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट करता है और ब्लड थम जाता है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे सर? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? ब्लड क्लोटिंग कराता है, ठीक है, और स्टॉप ब्लीडिंग, या ब्लड को रोकता है। ब्लड क्लोटिंग कराएगा तो ब्लड को रोकेगा। ओके, ये था प्लेटलेट्स। उसके बाद बात करते हैं इसका अमाउंट कितना होता है। प्लेटलेट्स कितना होता है ब्लड पे? तो ये होता है 4.5 to 5.5, 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन। मीन्स हीमोग्लोबिन का अगर 100 ml अमाउंट आप काउंट करेंगे ना, तो उसमें 4.5 से 5.5 लाख हीमोग्लोबिन, सॉरी, प्लेटलेट्स मिलता है। इसका अमाउंट मेल और फीमेल पे सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इसका? तो ये जो बनती है, ये बोन मैरो पर बनती है। आपको हमने पहले भी बताया कि ब्लड जितना भी होता है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो या ब्लड हो, जो भी पूछे उसका फॉर्मेशन हमेशा बोन मैरो पे होता है। लेकिन ये आप याद रखना कि इसका जो डेथ होती है ना, जो डेथ होती है प्लेटलेट्स की, जैसे आरबीसी स्प्लीन और लीवर पे जाके मर रही थी, उसका ग्रेवयार्ड था। डब्ल्यूबीसी जो थी वो जो है ब्लड पे ही उसकी डेथ होती थी और ब्लड से ही रीजनरेट हो जाती थी। तो प्लेटलेट्स भी डब्ल्यूबीसी के जैसे ही ब्लड पे ही इसकी डेथ होगी और ब्लड से ही रीजनरेशन होगी। ओके, रीजनरेशन मतलब ये कहने का है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये ब्लड पे ही मरेंगी और ब्लड में ही इनका रीजनरेशन होगा। अब आप कहेंगे सर मरती तो है, आपने बता दिया, लेकिन ये रहती, इनका लाइफ स्पैन कितना है? तो इनका जो लाइफ स्पैन की बात करें वो है 8 to 10 डेज। ठीक है, ये 8 से 10 दिनों तक जीवित रहती हैं। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु होती, मतलब ये मर जाती, डेड हो जाती हैं और ब्लड पे ही होती हैं। फिर ब्लड पे इनका रीजनरेशन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये रीजनरेशन का क्या प्रोसेस है? तो रीजनरेशन क्या है कि जब इनकी डेथ होती है तो ये अदर केमिकल से और इनमें कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ये फिर से दोबारा से लिविंग पोजीशन पे आ जाती हैं। ये थी डेथ और रीजनरेशन। मैंने लाइफ स्पैन बता दिया। अब आपका काम ये होगा कि आप कमेंट बॉक्स पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनका लाइफ स्पैन टाइप करेंगे। मत टाइप कीजिए, नहीं टाइम है, हाँ चलिए मत करिए, लेकिन खुद माइंड पे जरूर रखिए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज होता है। तो आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। जब बार बार चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और आप पाएंगे कि बहुत ईजिली आपको सारी चीज़ें लर्न हो चुकी हैं केवल कनेक्ट करने की वजह से। ओके, अब इसमें रेशियो आरबीसी
रेशियो WBC, रेशियो प्लेटलेट्स को शॉर्ट में PL राइट करते हैं। इनका रेशियो जो होता है वो होता है 600, 1 और 40 का। क्या होगा सर? 600, 1 एंड 40। ये सारे जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंक्शन हमने बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोट हो रहा है तो वहां पे कोई ना कोई फैक्टर काम करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है हम देख लेते हैं। पहले नंबर पर है तुम्हारा कैल्शियम, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम आता कहाँ से है? तो ब्लड का ही होता है। जो ब्लड में कैल्शियम होता है ना, वही कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग पे आता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका विटामिन के। विटामिन के ये कहाँ से आता है? लीवर से। जो लीवर होता है वो विटामिन के का सिक्रेशन करता है। थर्ड नंबर पे है कुछ प्रोटीन है, क्लोटिंग प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। पहला है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। थर्ड पे है प्रोथ्रोम्बिन, ओके। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन और लास्ट में फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ओके। तो ये 4 प्रोटीन है जो क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। आई होप आप ये सब समझ चुके होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर पे कैल्शियम ब्लड का आता है, विटामिन की आता है। क्लोटिंग प्रोटीन में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन होते हैं। ये सारे ब्लड क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका क्लोटिंग प्रोसेस कैसा होता है, कैसे क्लोटिंग होती है। ये समझने की चीज है, क्लोटिंग प्रोसेस, ओके। कैसा होता है क्लोटिंग प्रोसेस? तो जब आपको चोट लगती है ना तो 4-5 मिनट तक तो ब्लीडिंग होती है। 4 से 5 मिनट बाद, ये टाइम जो है माइंड पर रखना क्योंकि टाइम पूछा जा चुका है। 4 से 5 मिनट बाद क्लोटिंग शुरू होती है। शुरू होने का मेन काम क्या होता है? जब चोट लगती है तो ब्लड जाता है, ब्लड पहुंचता है तो ब्लड के साथ साथ कैल्शियम भी जाता है और प्लेटलेट्स भी जाती हैं। तो जब कैल्शियम और प्लेटलेट्स पहुंचते हैं तब इनको लगता है कि वाह, यहाँ तो चोट लगी है, ब्लड बाहर जा रहा है। तो ये तुरंत जो है क्लॉटिंग का काम शुरू कर देते हैं दोनों मिलकर। विटामिन के प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जब आपस में फर्स्ट प्रोसेस होता है तो विटामिन के प्लस प्लेटलेट्स मिलते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेज होती है ब्लड क्लोटिंग की, पूछा गया है क्वेश्चन। तो विटामिन की और प्लेटलेट्स मिलके जब ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट करते, फर्स्ट प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये ब्लड क्लोटिंग की फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद अगेन आगे क्या होता है? इसमें जो है कैल्शियम ऐड होता है, Ca2 पॉजिटिव होता है कैल्शियम, ओके। ये ऐड होता है और ऐड होने के बाद ये जो आपके प्रोथ्रोम्बिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। विटामिन के और प्लेटलेट्स जब थ्रोम्बोप्लास्टिन करते हैं उसके बाद उसमें कैल्शियम ऐड होता है और उसे प्रोथ्रोम्बिन बना देता है। उसके बाद अगेन इसमें कैल्शियम ऐड होता है। तो लेकिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, ये इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव, मतलब काम नहीं करता। लेकिन जब कैल्शियम फिर से ऐड होता है तो ये एक्टिव हो जाता है और इसका नाम होता है थ्रोम्बिन। क्या हो जाता है? थ्रोम्बिन। ये एक्टिव स्टेज होती है। थ्रोम्बिन तक हो गया। उसके बाद जो और एक फैक्टर होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, ओके। फाइब्रिनोजन, ये जो फाइब्रिनोजन होता है
ये अब किस में चेंज हो जाएगा, फिब्रिन पे, ठीक है। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये सॉल्युबल होता है भाई, मतलब ये घुल जाता है, लेकिन ये जब फाइब्रिन चेंज होता है तो फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल होता है। फाइब्रिन कहीं पे सॉल्यूट नहीं होता, कहीं पे नहीं घुलता। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर। मैं आपको वही सारी चीजें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे प्लेटलेट्स पे जाइए, यूट्यूब पे प्लेटलेट्स से क्वेश्चन सर्च कीजिए, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं खुद वैसे लाऊंगा, सीरीज ला दूंगा सारे। जैसे ही प्लेटलेट्स खत्म होगा उसके बाद एक दो सीरीज डाल दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस और उनका आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलिए, तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के बाद फाइब्रिन बनाता है, और ये फाइब्रिन जो होता है ये होता है मोनोमर। मोनोमर होता है और अनसॉल्युबल होता है, ठीक है। बस ब्लड क्लोटिंग का यही प्रोसेस है। एक बार फिर से देखिए, जब आपको चोट लगती है तो ब्लड के साथ विटामिन के और प्लेटलेट्स जाता है, 4 से 5 मिनट बाद ये दोनों मिलकर ब्लड क्लोटिंग को स्टार्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को, जिस स्टेज को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। फिर कुछ समय बाद तुरंत ही कैल्शियम ऐड होता है जाके, ठीक है ना। कैल्शियम जो है ऐड होता है विटामिन के और प्लेटलेट्स के साथ, वो बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव केस में होता है, फिर जब प्रोथ्रोम्बिन से फिर कैल्शियम रिएक्ट करता है वो बन जाता है थ्रोम्बिन, जो एक्टिव स्टेज होती है। सेकंड, ये तो थर्ड स्टेज पे फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन जो है पॉलीमर होता है, सॉल्युबल होता है, ये रिएक्शन करके फाइब्रिन चेंज कर देता है। और ये जो थ्रोम्बिन और फाइब्रिन है ना, ब्लड क्लोटिंग यही कराते हैं, ओके। ब्लड क्लोटिंग कौन कराते हैं, तो फाइब्रिन और थ्रोम्बिन कराते हैं। ये था ब्लड क्लोटिंग का केस। फिर आप कहेंगे कि जब ब्लड क्लोटिंग बाहर हो सकती है तो ब्लड बैंक में क्यों नहीं होती, वहां पे भी तो ऐसा ही प्रोसेस होता है। ब्लड तो अब तो वेंस पे तो फ्लो नहीं कर रहा, तो वहां पे ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं होती, क्या रीजन है ब्लड क्लोटिंग ना होने की। तो ब्लड बैंक में जो है, ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए, ब्लड बैंक ब्लड ब्लड बैंक में ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए इसमें दो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसका नाम है कैल्शियम साइट्रेट और सेकंड नंबर पर सोडियम ऑक्सिलेट, ठीक है। ऑक्सिलेट से कुछ आपको जाना पहचाना नाम लग रहा होगा, कैल्शियम ऑक्सिलेट का, है ना, कैल्शियम ऑक्सिलेट जो पथरी होती है। तो ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्सिलेट मिलाया जाता है और कैल्शियम साइट्रेट मिलाया जाता है ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए। और ब्लड बैंक में 40 से 45 दिन, 40 to 45 डेज तक जो है आप ब्लड बैंक में ब्लड को रख सकते हो, ओके। तो ये थी। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिसीजेस, प्लेटलेट्स का जो चेंजमेंट है उसकी वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है फर्स्ट स्टेज पे, जब आपका प्लेटलेट्स कम हो जाए, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो क्या होता है, ओके। तो प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो आपको पता है ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, नो ब्लड क्लोटिंग, नो ब्लड क्लोटिंग, ओके। कहने का मीन्स ये है कि अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो ब्लड की क्लोटिंग ही नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और अगर आपको चोट लग गई तो ब्लीडिंग होती ही रहेगी। ये टू एरो नीचे साइड को है, इसका मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिसीज थी ब्लड क्लोटिंग ना होने की, जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अब इसमें प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोब्लास्टिक, थ्रोम्बोब्लास्टिक, ओके, थ्रोम्बोब्लास्टिक। अब ये थ्रोम्बोब्लास्टिक करता क्या है, मीन्स ये है अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएंगी शरीर में, बॉडी पे, तो क्या करेंगे, शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का जमेगा ना,
शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर ही ब्लड जमने लगेगा। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि किसी के माइंड में ब्लड क्लोटिंग हो गई, किसी के हाथों पे ब्लड जम गया। तो जब प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस डिसीज को हम कहते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक। थ्रोम्बोब्लास्टिक। तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इससे पहले WBC वाले सेशन में मैंने ये बताया था आपको कि ब्लड ऐसे हमारी बॉडी पे क्यों नहीं जमता, क्योंकि वहाँ पे हिपैरिन प्रोटीन होता है। ओके, हिपैरिन प्रोटीन की वजह से ब्लड क्लोटिंग हमारी बॉडी पे नहीं होती, और जब हिपैरिन कम हो जाता है तो आर्टिफिशियल हिपैरिन, जो कि लीच, जिसे आप जोंक कहते हो गाँव में, जोंक की जो लार होती है उससे बनाया जाता है, सलाइवा से, जिसे हम हिब्रोडिन कहते हैं। वो आर्टिफिशियल रूप से बॉडी पे इंजेक्ट कराई जाती है, जिससे ब्लड क्लोटिंग बॉडी पे नहीं होती। तो आप याद रखना, ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए, मतलब शरीर में हमारे ब्लड क्लोट ना हो, उसके लिए हेपेरिन प्रोटीन जरूरी होती है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स बढ़ जाए या हेपेरिन प्रोटीन कम हो जाए तो हमारी बॉडी पे ही ब्लड क्लोटिंग होने लगती है। अगर प्लेटलेट्स बढ़ने की वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है तो उसे हम थ्रोम्बोब्लास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोब्लास्टिक कहेंगे। एक और प्यारी सी है, प्यारी सी क्या, डिसीज तो कोई नहीं प्यारी होती, लेकिन इसका नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा है। हीमोफीलिया, आपने ये नाम बहुत सुना होगा, हीमोफीलिया। ओके, या इसी को रॉयल डिसीज कहते हैं, रॉयल डिसीज। ओके, या इसी को कहते हैं क्रिसमस, क्रिसमस फैक्टर डिसीज, या इसी को कहते हैं शाही बीमारी। अब आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे टोटली कि क्या क्या नाम है। तो मैं बता दूं कि इसको हीमोफीलिया ही कहते हैं, ठीक है। इसका जो मेन नेम है हीमोफीलिया है, लेकिन एग्जामिनर कैसे भी आपको फंसा सकता है। इसको रॉयल डिसीज भी दे देगा एग्जाम में, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर नेम भी दे देगा, शाही बीमारी भी दे देगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से मैं सारे नाम बता रहा हूँ। अब इसे रॉयल डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है लंदन का जो शाही परिवार था ना, जो प्रिंस वाला, क्वीन वाला परिवार, उसमें हुआ था। तो इस वजह से इसे रॉयल डिसीज या शाही बीमारी कहते हैं। उसके बाद क्रिसमस फैक्टर डिसीज क्यों कहते हैं? तो इसकी जो खोज हुई थी ना, खोज वो हुई थी 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को हुई थी। इस वजह से इसको जो है हम क्रिसमस फैक्टर डिसीज भी कहते हैं। ओके, तो ये सारे नाम हो गए कैसे हुआ। फिर बात करते हैं, ये जो डिसीज होती है ना हीमोफीलिया, ये जेनेटिक है, जेनेटिक्स डिसीज है, ठीक है ना, जेनेटिक डिसीज। क्या होता है जेनेटिक डिसीज? इसको अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। ये पेरेंट्स से, जो चिल्ड्रन होते हैं, बेबी होंगे, उनमें जाएगी, ठीक है। ऐसी डिसीजेज जो पेरेंट्स से बच्चों पे जाती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हें हम जेनेटिक डिसीज कहते हैं या अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। राइट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, या आप खुद माइंड पे निकाल कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक डिसीज है हीमोफीलिया। अब उसके बाद हीमोफीलिया पे होता क्या है, तो ये देखते हैं हीमोफीलिया पे होता क्या है। तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ओके, रक्त का थक्का बिल्कुल नहीं जमेगा हीमोफीलिया पे। इसका मतलब यह है कि अगर जिस पर्सन को हीमोफीलिया है, अगर उसको कट फिट गया, चोट लग गई, तो उसकी ब्लड क्लोटिंग नहीं होने वाली, और उसका सारा ब्लड जाएगा, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी एटलीस्ट, ठीक है। तो
ये बीमारी है हेमोफीलिया। उसके बाद एक और डिसीज आपने बहुत सुनी होगी, क्या है? डेंगू। डेंगू है ना। डेंगू पे क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अब ये मत कहना कि प्लेटलेट्स कम हो गए तो उसे डेंगू कहेंगे, नहीं। डेंगू होने की वजह से प्लेटलेट्स कम होती हैं। ठीक है। डेंगू का जो वेक्टर होता है ना, डेंगू पे जो भी कारक होता है, फैक्टर होता है, वो प्लेटलेट्स को कम करने लगता है, प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है या ईट करने लगता है, खाने लगता है, तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जिससे फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्लड क्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं तो डॉक्टर हमें एडमिट करता है। ठीक है, हॉस्पिटल पे रखता है फिर एडमिट करके। तो ये था डेंगू। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं आपको कैसा लगी सारी इन्फॉर्मेशन। और ऐसे ही बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए।